आई थिंक सब आगे हैं, जी। बाकी लोग आते रहेंगे। अब हाँ शुरू करते हैं इस चर्चा को, कहानियों के सेशन जी। को। मैं प्रमोद भाई आ गए हैं क्या? प्रमोद जी भी आगे हैं, अनिल जी से तो भी बात कर ही रहे थे आप। प्रमोद जी आपको, जी जी अनिल जी। जी, है ना? जी, अ, जी, जी। मेरी आवाज़ आ रही? नमस्कार सभी जी, को। जी प्रमोद जी आ रही है। जी हाँ, हाँ। सभी को नमस्कार। चलिए, सहजीवन की तरफ से ये छठा कहानी का सेशन है। आप सबका इसमें हार्दिक स्वागत है। जनरली महीने भर के दौरान अंतराल पे इसको करते हैं, तो ये राय थी कि हम 25, 26, 20 दिन में इसको करने की कोशिश करें। तो अभी कोशिश की है कि शायद अभी भी 1 महीने में ही हुआ है ये। अ, जी तो धीरे-धीरे इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, पुराने भी शामिल हो जा रहे हैं। हम इसकी जी रिकॉर्डिंग करने की भी कोशिश करते हैं, चूँकि काफ़ी लोग कहते हैं कि जैसे इस बार भी कइयों के मैसेज हैं कि किसी कारण से वो जुड़ नहीं पाएँगे, बट इसकी रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे इस सेशन की। तो वो भी एक कोशिश करते हैं ताकि बाद में लोग सुन सकें। तो जी ये सेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि बच्चों की कहानियों पे केंद्रित है। और ये उन्हीं लोगों को संचालित करेंगे जो कहानियां बच्चों के लिखते रहे हैं। तो अनिल जी बच्चों की खूब सारी कहानियां लिखते रहे हैं, योगेश जी भी लिखते रहे हैं, प्रमोद भी लिखते रहे हैं, और लोग भी हैं। तो अभी इससे शुरुआत कर रहे हैं, और धीरे धीरे अब मैं अनिल जी से यही बात कर रहा था कि इसको हम किस किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें काफी सारे स्कोप्स हैं आगे बढ़ने के, तो धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो एक ऐसा भी अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं कि जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ लेखक हुए हैं, जिन्होंने साहित्य लिखा है, तो उनको भी किसी समय आमंत्रित करना शुरू करें, और उनकी कहानियां उनसे ही सुने, और फिर उनके साथ बातचीत हो अलग अलग चीजों पे। कुछ चीजें ने सुझाई है। तो देखते हैं कैसे और आगे बढ़ता, लेना शुरू करता है। जैसे शेप लेगा वैसे वैसे आप लोगों का साथ मिलेगा, तो आगे बढ़ाएंगे इसको। तो अब बहुत वक्त नहीं लेते हुए मेरे ख्याल से अब शुरू करते हैं ये कहानी का सेशन। अनिल जी, योगेश जी, प्रमोद जी, और आप सब दोस्तों का सहजीवन की तरफ से हार्दिक स्वागत। अभी हम पहली कहानी अनिल जी से शुरू करेंगे। तो स्ट्रक्चर मोटे तौर पे यही रखते हैं कि पहले कहानी अनिल जी पूरी कहेंगे। आपका कोई भी फीडबैक हो अनिल जी की शैली पे, अनिल जी की बच्चों की जो कहानी सुनाएंगे उसकी विषय वस्तु पे, उसके किसी करेक्टर पे, या पूरे कहानी के प्लॉट पे, जो भी आप कमेंट करना चाहें, टिप्पणी करना चाहें, अनिल जी की कहानी सुनाने के बाद 2 से 3 या 3 से 4 व्यक्ति उस पर टिप्पणी करें। और कि ये एक दूसरी कहानी पर जाने का ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ताकि हम सहजता से, मतलब एक कहानी में जो हम खो जाते हैं तो फिर दूसरी कहानी तक पहुंच सके। तो ये एक स्ट्रक्चर रखा गया है, और ये ठीक ठाक काम कर रहा है। उसके बाद फिर दूसरी कहानी सुनेंगे, फिर तीसरी सुनेंगे। मैंने अनिल जी को विशेष कहा है कि कम से कम उनसे तो 2 कहानी पक्के तौर पे सुनेंगे। और अगर समय रहा तो योगेश जी और प्रमोद जी से भी 2-2 कहानी सुनने का रिक्वेस्ट किया था। चूंकि पहली बार कर रहे हैं, तो बच्चों की कहानियां कितना वक्त लेती कहने के लिए, उसका उतना ठीक से मुझे अंदाजा नहीं हो सका, इसलिए ऐसा सोचा गया। तो करके देखते हैं। अगली बार इसको और बेहतर बनाएंगे। तो आखिर के 10-15 मिनट फाइनली अपने सुझाव दे सकते हैं कि इसको और कैसे बेहतर बनाएं, बच्चों वाली कहानियों के सेशन को, क्योंकि बच्चों की कहानियों का बहुत अभाव है। और स्कूल्स में जिस तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं, वो मतलब ना उसमें उतनी क्रिएटिविटी रहती है, और ना वो बहुत ही उपदेशों से भरी भी होती हैं। तो आई थिंक आप सबको एक नए तरह की कहानियां सुनने का एक अनुभव मिलेगा, और आप जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप अपने बच्चों को या अपने स्कूल वाले बच्चों को, किन्हीं को भी आप सुना सकते हो, तो आपका कलेक्शंस बढ़ेगा। मैं यहीं रुकता हूँ। आपका एक बार फिर से स्वागत। जी अनिल जी, आप जैसे चाहें आप शुरू कर सकते हैं। जी जी, शुक्रिया सुधीर जी। मेरी आवाज आ रही है आप पर? जी शुक्रिया जी, आ रही है। जी। तो ये पहली कहानी मैं अपने इस कहानी संकलन जो चमन लाल के पाजामे है, उससे सुना रहा हूँ। ये एकतारा प्रकाशन से छपी है और 2020 में पराग ऑनर लिस्ट में सराही गई किताब है ये। इसमें 6 कहानियां हैं
मेरी लिखी हुई। सैद्धांतिक रूप से तो बच्चों और बड़ों के बीच में कहानी का बंटवारा हम उस तरह से करते नहीं हैं और हमें लगता है कि ये संसार जो है वो साझा है, बच्चों का भी बड़ों का भी, और इसके जो भी मसले हैं वो जितने बड़ों के हैं उतने बच्चों के भी हैं और इसलिए सभी तरह की बातें एक भाषा के ढांचे में, अनुभव संसार के ढांचे में बच्चों तक भी पेश की जानी चाहिए। ये पहली कहानी है बंदरों की जल समाधि। मैं पढ़ रहा हूं। कोई 34 साल पुरानी बात है। तब मैं कोई 8-9 बरस का रहा होऊंगा। आज का उमरिया जिला तब शहडोल जिले की एक छोटी सी तहसील था। उमरिया बस्ती को 3 तरफ से घेरे एक सुंदर सी नदी बहती थी, उमरार नदी। कलेश्वर की तरफ से जब वह घूम कर आती तो हमारे मोहल्ले के एकदम करीब से गुजरती थी, इतनी करीब कि उससे सुबह शाम का याराना हो गया था। साल 1980 का रहा। उमरार जलाशय परियोजना का नाम मैंने सुना। उमरिया से शहपुरा की ओर जाने वाली सड़क में बस्ती से कोई 9-10 किलोमीटर दूर अमड़ी कारीमाटी गांव के नजदीक उमरार नदी पर बांध बनाया जा रहा था। कोई 2-3 साल से काम चल रहा था। बाबूजी एक बड़े ठेकेदार के यहां काम संभालते थे। रोज सुबह बाबूजी साइकिल से साइट पर जाते और देर शाम लौटते। रात में खाना खाते वक्त वो मां को बताते। कभी सीमेंट गिट्टी, रॉड या बोल्डर के मसले, कभी इंजीनियर ओवरसियर से होने वाली नोक-झोंक, तो कभी मजदूरों के निजी मसले। मां भी बड़े चाव से सुनती और हां हूं करती जाती। मां के लिए ये सारे विषय परिचित विषय थे। वे बांध इमारतें बांधने में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे तकनीकी शब्द जानने लगी थी। इंजीनियर ओवरसियर के नाम और निर्माण स्थल पर रोजमर्रा की जिंदगी से वाकिफ हो गई थी। मुझे भी यह जान सुनकर बड़ा मजा आता था। एक बार बाबूजी मुझे भी साइकिल पर बिठाकर बांध का काम दिखाने ले गए। बुलडोजरों से खुदाई हो रही थी। बड़े बड़े डंपर मिट्टी ढोकर ले जा रहे थे। पत्थरों की चुनाई से एक बड़ी ऊंची दीवार बनाई जा रही थी। दीवार इतनी मोटी थी कि उस पर ट्रक चल रहे थे। जहां तहां मजदूर कामों में लगे हुए थे। बुलडोजरों की गर्र गर्र और ट्रकों की आवाजाही का जबरदस्त शोर था। ऐसे में कोई कुछ बोलता तो बड़ी मुश्किल से सुनाई देता। यह सब देखकर बड़ा मजा आया। शाम को घर लौटकर मैंने भी आंखों देखा हाल सुनाया, बाबूजी की तरह। उस रात आंखों में सिर्फ बांध के सपने रहे। जब पानी भरेगा तो कितना ज्यादा और गहरा होगा। लोहे के मजबूत फाटकों से पानी का सैलाब निकलेगा। नहर से होकर पानी गांव गांव जाएगा। तमाम बातें। मुख्यमंत्री उद्घाटन करने हेलीकॉप्टर से आने वाले थे। बांध में पानी भरने की तैयारी थी। डूब क्षेत्र के पेड़ काटे जा रहे थे। पलाश, सागौन, महुआ, बीजा और सरई के हजारों पेड़ काटे गए। सेठ बाल किशन को जंगल की कटाई का ठेका मिला था। बारिश आने वाली थी, तैयारियां जोरों पर थीं। फाइनल टच दिया जा रहा था। रंग रोगन, तार, फेंसिंग, साफ सफाई, सब चकाचक। साल 1980 का जून का महीना था। बारिश शुरू हो गई थी। उस हफ्ते 3-4 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई। पानी समा नहीं रहा था। आनन फानन में पानी खोल दिया गया और देखते ही देखते दूर दूर तक फैली बांध की जमीन पानी से घिर गई। आसपास का जंगल भी डूब गया। चारों तरफ पानी ही पानी था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई रोज तक पानी बरसता रहा।
एक रोज रात में मैंने सुना, बाबूजी बता रहे थे, एकदम से पानी आया और चारों तरफ भर गया। पेड़ खड़े खड़े डूब गए। किसी को पता ही ना चला कि उन पर 50-60 बंदरों का झुंड फंसा रह गया था। अब वो सारे के सारे बंदर पेड़ों पर ही टंगे बैठे हैं। पानी है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। मैं धक से रह गया। अब क्या होगा? 3-4 दिन बाद फिर वही बात सुनी। अब बंदर अपने बच्चों को चिपकाए हुए पेड़ों की फुनगियों पर बैठ गए हैं। 5-6 दिनों से पत्तियां खाकर गुजारा कर रहे हैं। बारिश हुई जा रही है, पानी चढ़ता जा रहा है। चढ़ते पानी को देख बंदर बच्चों को सीने से चिपकाए चुपचाप बैठे हैं। उनकी आंखों में दहशत भरी हुई है। बस वो टुकुर टुकुर देख रहे हैं। यह किस्सा जैसे पूरी बस्ती का किस्सा बन गया था। मैं अपने घर में सुन रहा था, दूसरे अपने घरों में। बाबूजी रोज रात में बंदरों का कोई ना कोई जिक्र जरूर करते। मैंने बांध को बनते हुए देखा था, इसलिए कल्पना करता रहता कि बंदर कहां पर फंसे होंगे। एक रोज बाबूजी ने बताया, 2 बंदर पानी में कूदकर मर गए। मैं अंदर तक कांप गया। अब क्या होगा? वो तैर कर नहीं जा सकते? फिर लगा कितना तैरते। अब तक 10 रोज हो गए थे। बांध लबालब भर गया था। पेड़ों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा था। सहमे भूखे प्यासे कमजोर हो चुके बंदर बच्चों को चिपकाए डगालों को कसकर पकड़े पानी को ताक रहे थे। वन विभाग को देर से ही सही उनकी फिक्र हो आई। उन्होंने मछली पालन विभाग से अपील की कि वे मछुआरों को नाव लेकर बीच पानी में भेजें। बंदर उस पर कूद जाएंगे और इस तरह उन्हें जिंदा बचाकर किनारों पर छोड़ा जा सकेगा। लेकिन तरकीब काम ना आई। नाव को नजदीक पाकर भी बंदर पेड़ से हिले नहीं। शायद उन्हें विश्वास ही नहीं था कि वो उन्हें बचाने के लिए थी। बाबूजी ने रात में खाना खाते वक्त बताया कि नाव के पहुंचते ही 3-4 बंदर तो डर के मारे दूसरी तरफ पानी में कूद गए और मर गए। बाकी बंदर पेड़ों पर ही चिपके रहे। पेड़ों की सारी पत्तियां खाई जा चुकी थीं। अब सिर्फ ठूठ ही बचे थे। एक रात बाबूजी ने बताया कि बंदर सूख कर पेड़ों पर चिपक गए हैं। उस रोज पूरी रात नींद नहीं आई। 50-60 बंदर अपने बच्चों समेत भूखे प्यासे पेड़ों पर चिपके चिपके सूख गए, ठूंठ हो गए। फिर एक दिन आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उद्घाटन करने मुख्यमंत्री आए थे। फाटक का लीवर घुमाकर नहर में पानी छोड़ा गया। वह नहर कारी माटी, अमड़ी, उफरी, ददरी, महरोई, पिपरिया बहुत से गांवों से गुजरती है। फसलें खूब लहलहाई, पिकनिक स्पॉट बने। डूब क्षेत्र के काटे गए पेड़ों की लकड़ियों ने सेठ बाल किस्म की टाल भर दी। उमरार जलाशय उमरिया की शान बना। फिर बंदरों की बात किसी को याद ना रही। ये सुधीर जी, परमार जी की कहानी पूरी हुई। तो आप लोग इस पे जो भी 3-4 जन टिप्पणी करना चाहें, कोई अपनी राय देना चाहें तो जरूर कहें। जी, जया जी से शुरू करते हैं। जया जी की आवाज नहीं आ रही शायद, तो आप में से कोई और। जी जया जी, आप कुछ। नमस्कार। मैंने असल में ना थोड़ा देर से ज्वाइन किया, तो मैं पूरी कहानी अच्छे से सुन नहीं पा रही थी। ओके, जिन्होंने सुनी है वो टिप्पणी करें। थोड़ा
विमल जी। जी नमस्कार। तो अ, अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी कहानी आपने सुनाई। अ, मैं इससे तुरंत ही जुड़ पाया क्योंकि मैं खुद शहडोल जिले से हूँ और उमरिया की ये कहानी थी। तो मुझे क्षेत्र की वजह से मैं इस पे अपने विचार रख रहा हूँ कि मुझे ये तुरंत ही लगा कि कम से कम मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के साथ तो ये जरूर साझा करने के लिए कुछ प्रयास करूंगा। और जो कहानी का मर्म रहा कि इस तरह की विकास परियोजनाओं से निश्चित रूप से क्षेत्र को फायदा होता है, लेकिन जो प्रकृति में चीजें हैं उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। और मैं स्वयं भी सोच रहा था कि जब हम देखते हैं कि बारिश में डैम के गेट ओपन कर दिए जाते हैं, तो क्या इस तरह के प्रयास किए जाते होंगे कि पहले पता किया जाता होगा कि इससे जो आगे जंगल हैं, जानवर हैं, उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी कहानी है। मुझे लगता है कि ये अ, सभी को जरूर सुननी चाहिए। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जी जी भारत जी। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। जी विमल। अगर इसका पीडीएफ होगा तो शेयर कर दीजिएगा बाद में। दरअसल ये प्रैक्टिस थोड़ी एनकरेज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। एक तरह से हाँ, प्रकाशक और लेखक दोनों का ही नुकसान का मसला है और राइट का भी मसला है कि किताबें खरीदी जाएँ, बाँटी जाए, पढ़ी जाए, बजाय पीडीएफ शेयर करने के। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, आप मतलब इसका कोशिश किस कीजिए किताब मंथ कहीं का से मिल जाए। जी, जी, मैं बता जी, दूँगा आपको। किस मंथ का एडिशन है वो बता जी, दीजिएगा बस। जी, जी। शुक्रिया। मैं स्टोरी वाले ग्रुप में इस किताब का कवर पेज शेयर कर दूंगा। अनिल जी ने शेयर किया है, तो उस पे सारी डिटेल जानकारी है। तो जिस चीज को चाहिए तो आप जरूर मंगाइए। और प्रमोद अनिल जी ठीक कह रहे हैं ये बात कि हम थोड़ा किताबें खरीदेंगे तो हमारे पास कलेक्शंस भी होगा, कभी जरूरत होगी तो बेहतर काम में लेंगे। और हार्ड कॉपी से पढ़ना मतलब सॉफ्ट कॉपी की बजाय काफी खूबसूरत होता है, मतलब थोड़ा। और ये बात भी है जो अनिल जी ने कही। जी भारत जी कुछ कह रहे हैं, फिर शिवनारायण जी, और जी, जी, बिल्कुल। उसके बाद आगे तो सैम जी। तो सबसे पहले नमस्ते सर। तो ये जो कहानी है वो मैंने लगभग 2 साल पहले पढ़ी थी, अनिल जी की कहानी। काफ़ी अच्छी लगी थी और ये मतलब उस समय भी मैं इस कहानी को जब मैंने पढ़ा था तो वास्तव में मैं खुद एक तरह से वो हो जाता था, एक तरह से चिंतित सा हो गया था कि क्या ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या इतनी सारी मतलब विकास कार्य और उसमें वो जो बंदर जो जिस तरह से इग्नोर हुए, या यूं कहें कि अनिल जी जैसा उसमें शामिल भी किया है कि उनको बचाने भी गए लेकिन वो नहीं बच पाए। तो एक तो ये कहानी तो बहुत ही मतलब लाजवाब है, इसमें कोई तो राय नहीं है। और साथ में जो कहने का तरीका जो अभी अपनाया गया वो भी मुझे काफ़ी ठीक लगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा उस तरह से भी देख रहा था कि भाई हम बच्चों की कहानियों की बात कर रहे हैं तो हम इसको बच्चों तक कैसे लेके जा रहे होंगे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम बच्चों को कहानी सुनाने की बात आती है तो ऐसे कई सारे एक्सप्रेशन जोड़ देते हैं जिनकी वास्तव में मतलब भले ही इतनी जरूरत नहीं होती, मतलब बिना हाथों के एक्सप्रेशन के या चेहरे के एक्सप्रेशन के भी कहानी कही जा सकती है और उतनी ही गंभीरता से कही जा सकती है। तो वो मुझे अभी देख के लगा कि जिस तरह से इन्होंने आवाज़ के उतार चढ़ाव को जिस तरह से माध्यम बनाया कहानी को कहने का, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक तरह से कनेक्ट हो पा रहे थे और उस गंभीरता को समझ पा रहे थे और पूरी एक तरह से पिक्चर बन रही थी आंखों के सामने कि किस तरह से वो तालाब में पेड़ों पर बंदर और वो सारी एक तरह से पिक्चर बन रही थी। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये इस तरह से बिल्कुल कहा जा सकता है बच्चों के साथ में। तो यही मैं कहना चाह रहा था। जी, थैंक यू। जी शिवनारायण जी की टिप्पणी सुनते हैं, फिर प्लान ज्यू के नाम कुछ मुझे इतना ऐसा ही दिख रहा है, उनकी टिप्पणी सुनते हैं। मतलब उस नाम से है शायद ये। इन दो टिप्पणियों के बाद अगली कहानी पे चलेंगे, प्रमोद जी की कहानी पे। और फिर कुछ टिप्पणी आप इकट्ठी समेकित भी कह सकते हैं सेशन के अंत में। जी शिवनारायण जी।
सिमरन जी माइक ऑन करेंगे तो माइक ऑफ है। लगता है सिमरन जी, चलिए आप तब तक के जो दूसरे साथी हैं जो प्लान के नाम से इसमें दिख रहे हैं मुझे जी। नमस्कार सर, मेरा नाम निशु है। गलती से मेरा ईमेल आईडी उसी तरह से सेव्ड है। एक तो कहानी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब थी। मैं फ़िलहाल किसी वजह से मुझे रास्ते में होना पड़ रहा है। एक जो चीज़ मुझे ख़ास तौर पे लगी इस कहानी के बारे में कि हम हमेशा बचते रहते हैं किसी भी तरीके से ना ऐसी कहानियों को सुनाने से बच्चों को, जहाँ पर कोई अलग तरह की बात हो रही हो, ऐसी बात जो कि मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव है, इसे नहीं बताना चाहिए। मौत है, तो उसे नहीं बताना चाहिए, डर है, तो नहीं बताना चाहिए। पर इस कहानी के ज़रिए जिस खूबसूरती से हम बच्चों के साथ काम करते हैं और बच्चों के साथ इन चुनौतियों, समस्याओं और विकास कार्य के कारण आने वाली जो चीज़ें हैं, जो बच्चों तक नहीं पहुँच पाती, कभी-कभी बच्चे उसे देख नहीं पाते। ख़ास तौर पे जिन जगहों पर मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे बहुत ही अलग तरह के वर्ग से आते हैं। तो वहाँ उन्हें कभी भी देखने को नहीं मिलता कि इन सब की वजह से कुछ हो सकता है। कहानी के ज़रिए भाषा पे अगर हम काम करने की बात करें, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कहानी में क्या एक्सप्रेशन है, क्या मज़ा है, मज़े के साथ-साथ क्या समस्याएँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का इश्यू जो है वो डील किया जा रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें जब देखने को मिलती हैं कहानी के ज़रिए तो मतलब बहुत एम्पावरिंग लगता है, कक्षा में भी और कक्षा के बाहर भी और जहाँ कहीं भी इस कहानी की चर्चा होती है। तो इस कहानी को हम तक लाने के लिए, पहुँचाने के लिए और अब क्योंकि हम बच्चों के साथ भी इसे शेयर करते रहे हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत आपका प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और हमें और इस तरह की कहानियों के साथ जोड़ते रहें और चाहते हैं कि हमें प्लीज़ जोड़े रखें। हमें बहुत मज़ा आया इस कहानी को सुनकर और ये जो पावर है कहानी सुनाने की और कहानी को सब तक पहुँचाने की, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।